हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट की दो वीडियोस में अपने कुछ अधिनियम से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम कम से कम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। यानी कि जैसे हमारे पास अब राज्य विषय और केंद्रीय विषय अलग हैं, ये व्यवस्था जो थी ये किस अधिनियम में लागू हुई थी, किस अधिनियम में अपनाई गई थी। तो ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन ए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1858 का भारत शासन द्वारा या 1853 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है, यानी कि धर्म के आधार पर अपने कि व्यक्ति को वोट देना। यानी कि अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देंगे, सिख है वो सिख को वोट देंगे। यानी कि अपने व्यक्ति का चुनाव धर्म के आधार पर किया जाएगा, कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट नहीं दे सकता सांप्रदाय के आधार पर, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किस अधिनियम में किया गया था। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, यानी कि इससे पहले कि सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करा दिया गया होगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो व्यवस्था थी वो 1909 के अधिनियम में आई थी। 1909 का अधिनियम कौन सा था, मार्ले मिंटो सुधार। तो अब इसका विस्तार के बारे में पूछ रहा है, यानी पहले तो मुस्लिम के लिए आई है, उसके बाद अन्य धर्म के लिए भी ये व्यवस्था लागू की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगर पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया, तो 1909 में किया गया था, सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किस अधिनियम में किया गया, तो उससे अगला अधिनियम क्या था, 10 साल बाद आया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में किस अधिनियम में बांटा गया था। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय जो होते थे उन पे वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। और जो हमारे हस्तांतरित विषय होते थे वो गवर्नर का शासन होता था और उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में 1919 में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शासन की दोहरी व्यवस्था किस अधिनियम में लागू की गई थी। शासन की दोहरी व्यवस्था से मतलब क्या है, जो हमने अभी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा है उसी को शासन की दोहरी व्यवस्था कहते हैं, यानी द्वैध शासन कहते हैं। कि कुछ विषय होंगे गवर्नर के अंडर, कुछ होंगे कार्यपालिका के। कार्यपालिका के जो होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे और जो गवर्नर के अंडर होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो यही जो व्यवस्था थी इसी को हमने शासन की दोहरी व्यवस्था कहा था। तो शासन की दोहरी व्यवस्था किस अधिनियम में लागू की गई थी, 1909। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो पहली बार देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन व्यवस्था मतलब जो हमारी केंद्रीय यानी भारतीय विधान परिषद थी, अब हमने उसको राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइड कर दिया था। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की जगह अब हमने राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया। और ये जो दोनों सदन थे इसके जो बहुसंख्यक सदस्य होते थे
उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। तो जो द्विसदनीय यानी 2 सदन वाली व्यवस्था है, ये कौन से अधिनियम में आई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर 2 1909, 1947 या 1935। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम में लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है? हमारे पास भारतीयों के पास मत देने का अधिकार नहीं था, तो कुछ लोगों को सीमित संख्या में मत देने का अधिकार दिया गया। तो जो ये मत देने का अधिकार था, ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, मतलब कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, जो टैक्स ज़्यादा भरता है, जो शिक्षित है, मतलब सीमित संख्या में आपको वोट देने का अधिकार दिया गया। ये नहीं है कि सबको एक समान अधिकार दिया गया कि सभी को वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम में लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी है 1947 या 1935। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 1919 में शिक्षा के, कर के और कुछ सीमित संख्या में, यानी सीमित कुछ आधार बना दिए गए, उनके बेसिस पर मत का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सिविल सर्विसेज की बात हमने पीछे कई बार करी है, 1833 के में, 1853 के अधिनियम में, अब है 1919 के अधिनियम में भी इसके लिए कुछ बात कही गई। 1833 में सबसे पहले बात करी गई थी कि सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा था, उसका विरोध करा था, तो वो एक प्रयास था, वो वहीं रह गया। लेकिन 1853 में खुली प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसके जो पहले व्यक्ति थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ठीक है, जिन्होंने ये प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो इसके लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1919, 1909, 1935 या 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले पूरे भारत का एक ही बजट होता था, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या थी, भारतीय विधान परिषद थी। अब भारतीय विधान परिषद को भी हमने द्विसदनीय व्यवस्था के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब लोकसभा में भी बजट आना है और राज्यसभा में भी, यानी कि जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य बजट से अलग कर दिया। अब राज्य भी अपने विधानसभा की सभा में अपना अलग बजट पेश कर सकती थी, अपने लिए एक अलग बजट का निर्माण कर सकती थी। तो अपने लिए अलग बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया है? ये ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए 1909, 1919, 1935 या 1926। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1919 की कमियों को देखने के लिए, वैसे 1929 में साइमन कमीशन आना था 10 साल बाद, लेकिन वो निर्धारित समय से 2 साल पहले ही आ गया था। तो इसका मतलब सीधा सीधा साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनल अवार्ड कब पारित किया गया था? कम्युनल अवार्ड 1927, 1929, 1939, 1932 या 1947। 1927 में तो हमने पढ़ा है अभी, जो पीछे था साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1932। कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक अवार्ड किसने पारित किया था? यानी जो कम्युनल अवार्ड था वो पारित किसने किया था? तो सांप्रदायिक अवार्ड जो था वो किसने पारित किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, देखो, लॉर्ड माउंटबेटन, मैकाले, हेस्टिंग्स, इनके बारे में तो हमने पढ़ा है, ये तो नहीं है। तो एक जो नया सा नाम दिख रहा है हमें, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड पारित किया था।
कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य था वो क्या था? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा करना। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी जैसे जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको हम बहुसंख्यक कहते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है जनसंख्या, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक में किसी कुछ जातियों को निर्धारित कर दिया गया है कि ये अल्पसंख्यक है और ये बहुसंख्यक, जैसे मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, ये हम अल्पसंख्यक में आते हैं। सामान्य है, हिंदू हैं, इनको हम बहुसंख्यक में काउंट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड आया था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की योजना के लिए। अब जब कम्युनल अवार्ड आया था तो जब ये अल्पसंख्यकों की बात हुई थी तो इसमें कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, क्योंकि जब गांधी जी थे वो अनशन पे बैठ गए थे। इसमें भी दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की बात थी, तो गांधी जी को इस बात का एक्सेप्ट नहीं करा और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि हमको दलितों के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 1909 से और 1919 तक सबके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर चुके थे। तो अब 1932 में भी संप्रदाय के आधार पर भारत को तोड़ना चाहते थे, यानी कि अब दलितों को भी एक अलग निर्वाचन व्यवस्था दे देंगे तो भारत में बचा क्या? कुछ नहीं, सबको अलग अलग अपना अपना करेंगे फिर, है ना। तो उसी के लिए क्या होता है, एक समझौता हुआ था, पूना समझौता, पूना पैक्ट बोलते हैं उसको हम। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और दलित नेताओं के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, कांग्रेस और दलित नेताओं के, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में ये पूना समझौता हुआ था। कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? वही अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा करना, ऑप्शन नंबर बी। कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य यही था कि हर किसी को निर्वाचन के आधार पर, मतलब अलग अलग निर्वाचन के विस्तार करते हुए भारत को बांटना। अब जब मुस्लिम मुस्लिम को निर्वाचित करेंगे, एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करेंगे, या फिर दलित दलितों को निर्वाचित करेंगे, तो इसका मतलब भारत की जो यूनिटी थी वो ख़त्म कर रहे थे ये। तो जब हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के आधार पर किसी को निर्वाचित करेंगे तो फिर यूनिटी कहाँ रही इंडिया में? तो उसके लिए इन्होंने जो ये व्यवस्था की थी, इसका विरोध किया था गांधी जी ने। और बाद में फिर भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस नेता, और इनके बीच में एक पैक्ट हुआ था गांधी जी के, उसी को हम बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, अच्छा लास्ट है। आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप ये जो क्वेश्चंस है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।